स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए लगभग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इन्हीं में से जेडीयू की लिस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में है क्योंकि पार्टी ने इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर मजाक शुरू हो गया है। जब कोई इसे नीतीश कुमार की नई पॉलिसी बता रहा है तो फिर कोई धर्म से जोड़ करके व्यंग्य कर रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि मौलवी नीतीश ने सही किया है, इस्लाम में 4 निकाह से ज्यादा की इजाजत नहीं है। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते काफी ये मीम वायरल हो गया। आपको बता दूं कि हर धर्म के अपने रीति रिवाज और मान्यताएं होती है जिनमें शादी को लेकर भी कुछ नियम तय हैं। इस्लाम में 4 से ज्यादा शादियों की इजाजत नहीं होती है। और अब इसी बात को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। वजह है जेडीयू की हाल ही में जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट जिसमें सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट मिला। इसे लेकर के फेसबुक पर मंजर इमाम नाम के यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए तर्ज कसते हुए लिखा कि भाई और प्यारी माओ बहनों परेशान ना हो, इस्लाम में 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। मौलवी साहब ने बिल्कुल ठीक ही किया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों बिहार में नामांकन का आज आखिरी दिन है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीटों को बंटवारे को लेकर के भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है। वहीं एनडीए ने लगभग अपने सभी मन मुटाव दूर कर लिए हैं और बिहार चुनाव में मजबूत नजर आ रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के दलों में कई सीटों पर खींचतान जारी है, जिसकी वजह झारखंड की प्रमुख दल जेएमएम ने इस गठबंधन को छोड़ दिया है। वहीं पर कुछ सीटों पर आरजेडी और फिर कांग्रेस में गंभीर तकरार है और दोनों ही अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। वहीं पर महागठबंधन इंडिया में सहयोगी दलों के बीच सहमति बनने की कोशिश जारी है। हालांकि झारखंड के प्रमुख दल जेएमएम ने इस गठबंधन को छोड़कर के बिहार की 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। गठबंधन के नेता पहले नए साथियों में शामिल करने की जरूरत का हवाला दे रहे थे, लेकिन जेएमएम के अलग होने से स्थिति और जटिल हो गई है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के टिकट बांटने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उसकी पूरी सूची सामने नहीं आई है। कई सीटों पर आरजेडी ने अपने ही गठबंधन साथियों के उम्मीदवारों के खिलाफ टिकट दे दिए हैं, जिससे तनाव पैदा हो गया है। वहीं पर कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी और अब उसने 5 और सीटों के उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है। इसमें किशनगंज सीट भी शामिल है, जहां पर कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक को हटा करके एआईएमआईएम से आए एक नेता को टिकट दिया है, नेता कमरुल हुदा को। आरोप है कि कांग्रेस ने टिकट बेचे हैं, जबकि पार्टी नेता कह रहे हैं कि समझौता होने वाला है। पर गठबंधन में समन्वय की कमी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कम से कम 8 सीटों पर एक ही गठबंधन के 2-2 उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 3 सीटों पर आरजेडी और फिर कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है। झटका मीट सनातन का परंपरा है जिसे किसे दर्द हो रहा है, ये कहना मेरा नहीं बल्कि ये कहना है गिरिराज सिंह का। उन्होंने कहा है कि हम हलाल मीट नहीं खाते, हम झटका मीट खाते हैं और झटका मीट सनातन की परंपरा है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से झटका मीट को लेकर के बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झटका मीट सनातन परंपरा है और ये बिल्कुल भी सही है। झटका मीट पर जिन्हें पेट में दर्द हो रहा है वही लोग वोट के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। जो धर्म का सम्मान करते हैं वही सनातनी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि झटका मीट भारत की सनातन परंपरा से जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर बलि प्रथा है, बलि प्रथा को ही झटका कहा जाता है। इसमें दुख कैसा? अगर कोई मुसलमान भाई हलाल खाना पसंद करता है तो फिर हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वह झटका नहीं खाता तो फिर हम भी हलाल नहीं खाते। हलाल हमारे लिए हराम है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि दूसरों को मना करना गलत नहीं है। दोस्तों मानसून विदाई के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है। दरअसल बात है कि मानसून की विदाई के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। सुबह हल्का कोहरा छाने लगा है और फिर शाम के वक्त ठंडी हवा सिरहन पैदा कर रही है। दोपहर के समय आंशिक बादलों के बीच हल्की धूप निकल रही है। जब मौसम विभाग के मुताबिक इस साल ठंड सामान्य से
करीब 2 हफ्ते पहले दस्तक दे सकती है और फिर इसकी अवधि भी लंबी रहने की संभावना है। वहीं पर बिहार के अधिकांश इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा और फिर धुंध छाने लगी है। दोपहर में आंशिक बादलों के बीच धूप निकलने से मौसम सुखद बना हुआ है। यह शाम ढलते ही ठंडक महसूस की जा रही है। फिलहाल ये ठंड शुरुआती दौर में है, लेकिन आने वाले हफ्तों में इसका असर बढ़ेगा। वहीं पर आज पूरे बिहार में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना नहीं है, जबकि हवा की गति हल्की रहेगी। वहीं पर IMD फोरकास्ट के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। आज का तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री और फिर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल ला नीना इफेक्ट के कारण ठंड सामान्य से ज्यादा और फिर पहले शुरू होगी। नवंबर से फरवरी के बीच बिहार सहित उत्तर भारत में सर्दी का असर तीव्र रहने का अनुमान है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय रहेंगे, जिससे ठंड और बारिश दोनों बढ़ सकती है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार इस बार 2010 के बाद सबसे तीव्र कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। गंगा के मैदानी इलाके से लेकर के मध्य भारत तक सर्द हवाएं अपने असर दिखाएगी। IMD की रिपोर्ट कहती है कि इस सर्दी में सामान्य से ज्यादा बारिश भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को राजद के प्रत्याशी ने धमकी दी है। कहा कि कितने भी बड़े नेता हो छोड़ेंगे नहीं। दरअसल बात यह है कि भागलपुर में महागठबंधन में आंतरिक कलह खुलकर के सामने आई है, जिसका ताजा उदाहरण कहलगांव विधानसभा क्षेत्र है। ये सीट पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन इस बार RJD ने अपने उम्मीदवार रजनीश यादव को मैदान में उतारा है, जिसके जवाब में कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाकर के गठबंधन धर्मों को चुनौती दे दी है। राजद प्रत्याशी रजनीश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुशवाहा आज 20 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। दोनों प्रमुख गठबंधन दलों के उम्मीदवारों के आमने सामने होने से कहलगांव में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। मामला तब और गर्मा गया जब पटना में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा के जश्न के दौरान सांसद पप्पू यादव ने सरकार में मंत्री और फिर रजनीश यादव के पिता संजय यादव पर बिना नाम लिए बालू माफिया होने का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी की। पप्पू यादव ने माफिया भागो, कहलगांव बचाओ जैसे नारे लगाए थे। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए रजनीश यादव ने कहा कि यदि कोई उनके पिता पर बेबुनियाद आरोप लगाएगा तो फिर वे उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो जाए। उन्होंने पप्पू यादव को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत देते हुए कहा कि पप्पू यादव का पूर्णिया और सीमांचल में कैसा आतंक है ये सभी जानते हैं। रजनीश यादव ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे ऊपर के नेताओं के कहने पर चुनाव लड़ने आए हैं और फिर उनका लक्ष्य तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहने वाले विरोधियों को जवाब देना है। दोस्तों, मास्टर मुजाहिद कौन है, क्या आप जानते हैं? जो सीमांचल की वो तो खैर जानते ही होंगे, लेकिन जो सीमांचल के बाहर है, अगर आप सीमांचल के बाहर है तो शायद आप मास्टर मुजाहिद साहब को नहीं जानते होंगे। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मास्टर मुजाहिद कौन है जिनको RJD ने कोचादामन से उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि वह मास्टर मुजाहिद के बारे में अगर बात किया जाए तो वक्फ कानून के बाद मास्टर मुजाहिद JDU से इस्तीफा दिया था और अब RJD के प्रत्याशी है कोचादामन विधानसभा से। जी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले किशनगंज की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहाँ RJD ने कोचादामन विधानसभा सीट से मास्टर मुजाहिद आलम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 4 दशक से अधिक वक्त से राजनीति में सक्रिय मास्टर मुजाहिद आलम ने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU से इस्तीफा देकर के राजद का दामन थामा था। 54 वर्षीय मास्टर मुजाहिद आलम किशनगंज जिले के कैरीबीरपुर गांव के रहने वाले हैं और सुरजापुरी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 1990 में पटना कॉलेज से स्नातक ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद उसके पिता जमीलुर रहमान एक सम्मानित शिक्षक रहे हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें प्यार रहे हैं और बाद में वे भी शिक्षक बने। यही वजह है कि लोग उन्हें प्यार से मास्टर साहब कहकर के पुकारते हैं। मास्टर मुजाहिद आलम ने 2010 में राजनीति में कदम रखा और फिर 2014 में कोचादामन विधानसभा उपचुनाव में JDU उम्मीदवार के रूप में पहली बार जीत हासिल की। ये जीत उनके राजनीतिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने AIMIM नेता अख्तरुल ईमान को हरा करके फिर से जीत दर्ज की है और फिर अपनी पकड़ मजबूत की है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में मास्टर मुजाहिद आलम को AIMIM के इजहार असफी के हाथों 40,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन कानून लाए जाने के बाद उन्होंने JDU से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि ये कानून मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों के खिलाफ है और पार्टी का रुख इससे अलग है, इसलिए वे जनता की आवाज
आवाज़ उठाने के लिए अलग राह चुनना चाहते हैं। जब वहीं पर राजद ने अब मास्टर मुजाहिद आलम को कोचाधामन सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी को उम्मीद है कि उनका स्थानीय जनाधार और अनुभव राजद को इस मुस्लिम बहुल सीट पर जीत दिलाने में मदद करेगा। बताया जा रहा है कि कोचाधामन क्षेत्र में मुस्लिम और फिर सुरजापुरी वोटरों की संख्या काफी अधिक है और फिर जिसे आरजेडी अपने पक्ष में करने की रणनीति बना रही है। वहीं पर राजद में शामिल होने के बाद मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा है कि मैं राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। वक्फ कानून के खिलाफ आवाज उठाना मेरा फर्ज था। अब मैं राजद परिवार के साथ मिलकर के कोचाधामन के विकास के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा है कि राजद ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। एनडीए की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, सीट शेयरिंग तय हो चुका है और फिर प्रचार अभियान ने भी रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन अब गठबंधन के भीतर सीएम फेस को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है। क्या इस बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कुछ नया समीकरण तैयार हो रहा है, ये सवाल है। दरअसल इस सवाल को और हवा तब मिली जब अमित शाह ने 17 अक्टूबर को कहा कि नीतीश कुमार पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि बिहार की जनता को भी भरोसा है। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला विधायक दल करेगा। इस बयान को जहां पर बीजेपी ने सामान्य प्रक्रिया बताया, वहीं पर कुछ सियासी जानकारों ने इसे नीतीश कुमार की भूमिका पर मंथन भी की शुरुआत के तौर पर देखा है, क्योंकि अब तक एनडीए की ओर से हर बार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को चेहरा घोषित किया जा रहा है। वहीं पर इस पूरे मामले पर अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे सीएम फेस को लेकर के सस्पेंस और गहरा गया है। जहां अमित शाह के बयान के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे पर अपनी राय खुल करके रखी। उन्होंने कहा है कि भाजपा और जेडीयू दोनों कह चुके हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर उन्हें आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो फिर और बेहतर होगा। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि अमित शाह का बयान एनडीए की आधिकारिक लाइन माना जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले नेता का नाम तय होना चाहिए ताकि मतदाताओं में कोई भी भ्रम न रहे। उन्होंने कहा है कि दुविधा महागठबंधन में है, जहां पर उम्मीदवारों की लिस्ट तक फाइनल नहीं हो पाई है। एनडीए में सब कुछ तो सब ठीक ठाक है। दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार अभियान का शेड्यूल तय हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 24 अक्टूबर को बिहार के चुनावी दौरे की शुरुआत करेंगे। अभियान की शुरुआत एक भावनात्मक और फिर प्रतीकात्मक स्थल कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से होगी, जहां पर प्रधानमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के आवास पर जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विभिन्न जिलों में जनसभाएं करेंगे, जिससे बीजेपी का औपचारिक चुनावी अभियान शुरू होगा। चुनावी रणनीति के जानकारों का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर के घर से चुनाव अभियान शुरू करने का निर्णय बीजेपी का एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। कर्पूरी ठाकुर न सिर्फ समाजवादी आंदोलन के प्रतीक रहे हैं, बल्कि उन्हें गरीबों और फिर पिछड़ों के नेता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में बीजेपी इस कदम से पिछड़ा वर्ग और फिर ग्रामीण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी की पहले जनसभा समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में सुबह 10 बजे होगी। उसके बाद वे बेगूसराय में दोपहर 1 बजे दूसरी सभा करेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर को छपरा और फिर मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाएं होगी। इस तरह 2 नवंबर, 3 नवंबर, 6 नवंबर और फिर 7 नवंबर को कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम कहां होंगे, इसे लेकर के बीजेपी ने कहा है कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी के बाकी कार्यक्रमों की लिस्ट बाद में जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुसलमान नमक हराम वाले बयान पर मचे सियासी बवाल के बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू नेता ने कहा कि गिरिराज सिंह ने भाषाई तौर पर ऐसा कहा है, जब नरेंद्र मोदी की योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर राजनीतिक मजदूरी तो चाहिए। इससे पहले जेडीयू के नेता मनीष कुमार ने गिरिराज सिंह को प्रधानमंत्री मोदी से सीख लेने की नसीहत दिया था। वहीं पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बयान को पूरी तरीके से सुना है। उन्होंने भाषाई संदर्भ में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका तो हर किसी को अधिकार है कि वे अपनी बात रखने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार योजनाओं का लाभ दिलाने में धर्म और फिर जाति या फिर जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करती है। हर तबके के लोग प्रायोजित योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक मजदूरी तो चाहिए। किसी संदर्भ में भाजपा
भाषा और फिर शब्द का इस्तेमाल करने का हर किसी को अधिकार है। पर गिरिराज सिंह ने एक सभा में भाषण के दौरान कहा है कि केंद्र सरकार आयुष्मान मुफ्त अनाज खाता में रुपये किसान सम्मान योजना का लाभ देती है। इसमें जाति या फिर धर्म के आधार पर कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता है। मुस्लिम समाज के लोग भी इन सभी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। मोदी किसी को गाली भी नहीं देते हैं, पर मुसलमान समाज नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देता है। ऐसे में जो उपकार नहीं मानता उसको नमक हरामी कहेंगे। गिरिराज सिंह के बयान पर चुनाव वाले बिहार में सियासत सुलग गई है। गिरिराज सिंह पहले भी मुसलमानों को लेकर के कई बार बड़े और विवादास्पद बयान दे चुके हैं, मुसलमानों को टारगेट कर चुके हैं। कहते हैं कि देश विभाजन के समय पूर्वजों से गलती हो गई है, सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो फिर आज देश में समस्या नहीं होती। ये कहना गिरिराज सिंह का था। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन में काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा है। पहले चरण का नामांकन हो चुका है, लेकिन महागठबंधन घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है। 121 सीटों पर उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस में अभी तक सुलह नहीं हो पाई है। आलम यह है कि बिहार की 8 सीटों पर महागठबंधन के साथ ही एक दूसरे के खिलाफ है। महागठबंधन में मची इस रार पर एनडीटीवी ने माले के शीर्ष नेता दीपांकर भट्टाचार्य से खास बातचीत की। दीपांकर भट्टाचार्य ने एनडीटीवी से बातचीत में साफ माना है कि फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रेंडली फाइट नहीं करना है। दीपांकर ने सीएम फेस को से लेकर के एसआईआर के मुद्दे तक अपनी बात रखी है। वहाँ पर बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे स्पष्ट रूप से नहीं होने के कारण 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार है। इस पर दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कहा कि हमें फ्रेंडली फाइट नहीं करना है, फ्रेंडली फाइट नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि नाम वापसी तक इंतजार करना चाहिए। वहीं पर महागठबंधन में सीएम फेस पर कोई भी रार नहीं है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि तेजस्वी के सीएम मानने पर कांग्रेस में कोई भी हिचक नहीं है, जब बिहार में सीएम को लेकर के एनडीए में भ्रम पैदा हो गया है। दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता अमित पासवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमित कुमार पासवान मानस भूमि विश्वविद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की निदेशक आर पूर्व जिला पार्षद अनिता कुमारी और फिर जनसुराज के संस्थापक सदस्य कर्मवीर कुशवाहा आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, जो गठबंधन ढंग से आपस में सीटों का बंटवारा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सत्ता की दुकानदारी चाहता है, जबकि एनडीए विकसित बिहार का सपना पूरा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में मतदाताओं के रुझान को देखते हुए जननायक लोक जनशक्ति लोक दल पार्टी ने भी एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन आज ऐसी स्थिति में है कि कांग्रेस के प्रदेश सदस्य को दलित समुदाय के लोगों को अपमानित करने की बात सोशल मीडिया में लिखनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन ढंग से आपस में सीटों का बंटवारा नहीं कर सकता, वह बिहार में भला सरकार कैसे चलाएगा। वहीं पर बिहार बीजेपी प्रदेश सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दावा किया है कि आज बिहार में जो माहौल दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। दोस्तों, टिकट ना मिलने पर आरजेडी के एक विधायक कुर्ता फाड़ विरोध जताया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में राजद उम्मीदवारों को टिकट यानी कि सिंबल मिलने के साथ ही पार्टी के भीतर असंतोष की आग भड़क उठी है। यह पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू राबड़ी आवास के बाहर टिकट न मिलने से नाराज राजद नेता मदन शाह ने अपना कुर्ता फाड़ करके जमीन पर लोट करके रोना शुरू कर दिया। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मदन शाह भावुक होकर के वो कहते हैं कि 2020 में लालू जी ने मुझे रांची बुलाया था और कहा था कि मधुबन से तुम ही रणधीर सिंह को हराओगे। मिसा जी ने भी कहा था कि भाई आप ही वहां से चुनाव लड़िएगा। मैं 90 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन अब धोखा दिया गया है। मदन शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव और संजय यादव पर सीधे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव टिकट बांटते रहे हैं और संजय यादव पूरा खेल रहे हैं। मुझे लालू जी ने वादा किया था कि टिकट मिलेगा, लेकिन अब बीजेपी के एजेंट संतोष कुशवाहा को टिकट दिया गया। उन्होंने आगे कहा है कि मैं मरने आया हूं, लालू यादव मेरे गुरु हैं। यह सब इंजीनियर सुनील और फिर संजय यादव कर रहे हैं। मदन शाह के इस बयान से राजद की अंदरूनी राजनीति फिर सुर्खियों में आ गई है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बदलाव की नई बयान लेकर के पुष्पम प्रिया चौधरी इन दिनों चर्चा में है।
यूनाइटेड किंगडम से लौट करके 37 वर्ष से ये नेता बिहार की पारंपरिक जाति और फिर धर्म आधारित राजनीति को तोड़ने का दावा कर रही है। द प्लुरल्स पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट से प्रत्याशी है और विकास केंद्रित राजनीति की नई दिशा देने की बात करती है। वहीं पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2020 के चुनाव में अचानक राजनीतिक मंच पर धमाकेदार एंट्री ली थी। उन्होंने न केवल अपनी पार्टी की घोषणा की बल्कि खुद को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, जहां उनकी पहचान बनी काली परिधान और फिर मास्क पहनने की प्रतिज्ञा, इसे उन्होंने सत्ता परिवर्तन के प्रतीक के रूप में अपनाया है। उनका कहना है कि जब तक वे जनता का विश्वास जीत करके चुनाव नहीं जीतती तब तक मास्क नहीं उतारेंगी। यह दरभंगा की मूल निवासी पुष्पम प्रिया चौधरी का परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है, जहां उनके पिता विनोद कुमार चौधरी जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, जबकि दादा प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और फिर समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, जहां उनके चाचा विनय कुमार चौधरी फिलहाल द प्लुरल्स पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट से प्रत्याशी है और विकास केंद्रित राजनीति की नई दिशा देने की बात करती है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2020 के चुनाव में भी अचानक राजनीतिक मंच पर धमाकेदार एंट्री ली थी, जब उन्होंने न केवल अपनी पार्टी की घोषणा की बल्कि खुद को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। उनकी पहचान बनी काला परिधान और मास्क पहनने की प्रतिज्ञा, जिसे उन्होंने सत्ता परिवर्तन के प्रतीक के रूप में अपनाया है। उनका कहना है कि जब तक वे जनता का विश्वास नहीं जीत करके चुनाव नहीं जीतती है तब तक मास्क नहीं उतारेंगी। यह दरभंगा की मूल निवासी पुष्पम प्रिया चौधरी का परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है, जहां उनके पिता विनोद कुमार चौधरी जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, जबकि दादा प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और फिर समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। उनके चाचा विनय कुमार चौधरी फिलहाल जेडीयू से बेनीपुर के विधायक हैं। 13 जून 1987 को जन्मी पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और फिर से पुणे से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन गई, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस से डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर डिग्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 2019 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया। राजनीति में आने से पहले वे बिहार सरकार के पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं पर 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पुष्पम प्रिया चौधरी ने द प्लुरल्स पार्टी की शुरुआत की। उनका नारा था कि बिहार डिजर्व बेटर। ये पार्टी जाति और फिर धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर के विकास, समावेशन और फिर योग्यता आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देने का काम करती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन समय की कमी के कारण 148 उम्मीदवार ही मैदान में उतर सके। खास बात यह रही कि उनके सभी प्रत्याशियों ने जाति का जिक्र किए बिना खुद को केवल बिहारी लिखा। उनका मानना है कि प्लुरल्स का अर्थ है सब जाति और धर्म के लोग मिलकर के शासन करें। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 2 गैर मुस्लिम प्रत्याशी भी शामिल है। एआईएमआईएम को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया था। इस सूची में लिस्ट में पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और फिर चुनावी राज्य में एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान का नाम भी शामिल है। जब पार्टी ने ये लिस्ट अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर की है, पार्टी की ओर से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एआईएमआईएम बिहार चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। उम्मीदवारों का चयन बिहार इकाई ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद किया है। इंशाअल्लाह हम बिहार के सबसे कमजोर और अपेक्षित तबकों की आवाज़ बनेंगे। वहीं पर अख्तरुल ईमान को अमोर सीट से दोबारा मैदान में उतारा गया। इस सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने 2020 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे सबा जफर की जगह राज्यसभा के पूर्व सदस्य साबिर अली को टिकट दिया है, जिन्हें 11 साल पहले पार्टी से निष्कासित किया गया था। जब पार्टी की ओर से घोषित ज्यादातर सीट बिहार के सीमांचल क्षेत्र की है, जो कि बाढ़ प्रभावित इलाके का है और फिर जहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक है। इसके अलावा एआईएमआईएम ने गया जिले की सिकंदरा सीट से मनोज कुमार दास को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से मौजूदा विधायक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी लगातार दूसरी जीत की कोशिश में है। वहीं पर पूर्वी चंपारण जिले की ढाका विधानसभा सीट से पार्टी ने राणा रंजीत को टिकट दिया है, जो कि बीजेपी विधायक और फिर पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह के भाई है।
दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष अध्यक्ष इसहाक आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं पर नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और पार्टी का पोस्टर जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने अख्तर उल इमान और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी जमकर के नारेबाजी की। जहां वहीं पर किशनगंज विधानसभा सीट से जैसे ही AIMIM के द्वारा आगाज को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की गई, तो इसके बाद इसहाक आलम ने पत्रकार वार्ता यानी कि PC प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और पार्टी के खिलाफ जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पर कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इसहाक आलम ने पत्रकार वार्ता में पार्टी के कई बड़े नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन और फिर प्रदेश सचिव इश्तियाक आलम के द्वारा बड़े पैमाने पर टिकट के नाम पर राशि की अवैध उगाही की गई है। जहाँ आलम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं और फिर यही कारण है कि ढोल बजा करके राजद और फिर कांग्रेस से गठबंधन की भीख मांग रहे थे। वहीं पर इस दौरान उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमानों के हितैषी हैं तो फिर उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बयान से भाजपा मजबूत होती है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक पार्टी में सिर्फ वन मैन लीडरशिप कायम है, जिसका उदाहरण है कि 10 सालों में पार्टी में कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले 4 विधायकों का आर्थिक दोहन किया गया था, जिसकी वजह से ही उन लोगों ने तंग आकर के पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी सीट पर टिकट देने के नाम पर वसूली की गई है। दोस्तों, भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। कई सीटों पर राजद और कांग्रेस आमने सामने हैं। इस स्थिति पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए के सभी दल पांचों पांडव की तरह एकजुट हैं, जबकि महागठबंधन कौरवों की सेना की तरह आपसी लड़ाई में उलझा हुआ है। संजय जायसवाल ने कहा है कि जब सीट बंटवारे में ही इतना झगड़ा है तो फिर ये लोग सरकार कैसे चलाएंगे। ये बात बिहार की जनता भली भांति समझती है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि जनता का मन अब एनडीए के पक्ष में बन चुका है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने महागठबंधन पर टिकट बंटवारे में पैसों के लेन देन का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया है कि एनडीए सरकार विकास, गरीबों के हित, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और फिर किसानों की भलाई के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि PM मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। वहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर से बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वह कर्पूरी ठाकुर के गांव से अभियान की शुरुआत करके समस्तीपुर में पहले जनसभा करेंगे। इसके बाद बेगूसराय जाएंगे, फिर 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में रैली करेंगे। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर की सियासी सरगर्मी चरम पर है। चुनाव का सबसे ज्यादा माहौल इन दिनों पटना में लालू आवास के बाहर दिख रहा है, जहां पर हर रोज टिकट के दावेदार और उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट रही है। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के ही लोग पैसे लेकर के टिकट बेचने तक के आरोप लगा रहे हैं। जहाँ कोई रोता हुआ नजर आ रहा है तो फिर कोई कुर्ता फाड़ करके मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। राजद में मची इस खींचतान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर गजब की चुटकी ली है। बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू जी गेट मत खोलिएगा, नहीं तो कार्यकर्ता आपका कुर्ता फाड़ देंगे। गिरिराज सिंह ने आगे कहा है कि गांव में एक कहावत है कि खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा। आरोप लगा रहा है कि संजय यादव और तेजस्वी यादव पर, लेकिन आक्रोश फूटेगा आप पर, इसलिए गेट मत खोलिए। जब ऐसा सीन आ रहा है कि लालू जी अगर गेट खोल दिए तो फिर पता नहीं क्या होगा। पर राजद से टिकट नहीं मिलने पर लालू आवास के बाहर पार्टी नेता अलाप रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लालू यादव के दिल के अरमा आंसू में बह गए। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा तक नहीं की, अब तो कांग्रेस नेता उन्हें औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, इसलिए महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू के चर्चित विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का टिकट कट गया है, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही गोपालपुर सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। वहीं पर लोगों को संबोधित करते हुए गोपाल मंडल ने न केवल भावुक दिखे बल्कि फूट फूट करके रोने भी लगे। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के साथ ये भी कहा है कि अगर कोई गलती हुई है तो फिर वे क्षमा मांगते हैं, लेकिन भरोसा कीजिए कि जीत के बाद ही वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि चुनाव हम जीतेंगे और फिर जीत के ही नीतीश कुमार के पास जाएंगे। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें सही मायने में समर्थन दें, भले ही किसी और उम्मीदवार को जेडीयू का सिंबल मिल गया, लेकिन हमारा मार्गदर्शन जनता के समर्थन से ही तय होगा। हमारा चुनाव प्रचार पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ होगा, कोई भी हुड़दंग नहीं होगा। गोपाल मंडल ने आगे कहा कि लड़ाई आर पार की है, ये दिखा देना है कि कौन है ये नीतीश कुमार को बरगला करके मेरा टिकट कटवा दिया गया है। मैं 35 साल से गलत नहीं किया है, आगे भी नहीं करूँगा।
दोस्तों बिहार चुनाव से पहले जुबानी जंग अब तीखी हो चुकी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी पर बड़ा हमला बोला है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मुकेश सहनी पर राजनीतिक दुकानदारी चलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि मुकेश सहनी सिर्फ सहनी समाज का उपयोग करते हैं, उनका अधिकार नहीं देते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बिहार की जनता के पास मैसेज चला गया है कि ये अपनी नेतागिरी की राजनीतिक दुकानदारी के लिए पूंजी निवेश करते हैं। इनको जब सीट मिलता है तो फिर उस सीट पर 100% सहनी समाज का हक होना चाहिए, तो फिर ये सीट कहाँ देते हैं, किसको देना है, सहनी समाज देख रहा है। और इस बार पूरे बिहार के सहनी समाज में इस बात को लेकर के आक्रोश है। मुकेश सहनी सिर्फ सहनी का उपयोग करता है, सहनी को अधिकार नहीं देता है। वहीं पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि जब तक निषाद समाज को उसका हक नहीं मिलेगा, तब तक आपको राजनीतिक दुकानदारी करने का हक किसी ने नहीं दिया है। इस बार सहनी समाज ने मन बना लिया है कि मुकेश सहनी को राजनीति से हम दूर हटाएंगे। एनडीए के साथ उन्होंने कदम से कदम मिला करके चलने का मन बना लिया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कोचा दमन विधानसभा सीट के बारे में। तो कोचा दमन विधानसभा चुनाव 2025 कोचा दमन विधानसभा सीट बिहार की उन सीटों में से एक है जो हर बार राजनीतिक समीकरण बदल देती है। मुस्लिम बहुल ये इलाका आरजेडी, एआईएमआईएम और जेडीयू के लिए चुनावी रणभूमि बन चुकी है। 2010 में राजद, 2015 में जेडीयू और 2020 में एआईएमआईएम की जीत ये साबित करती है कि यहाँ का वोटर हर बार नए नतीजे देता है। यही वजह है कि इस बार भी कोचा दमन चुनाव में जबरदस्त सस्पेंस है। 2010 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ। आरजेडी उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने जेडीयू के मुजाहिद आलम को 9025 वोटों से हरा करके इतिहास रचा। इस जीत ने राजद को मुस्लिम वोट बैंक का मजबूत सहारा मिला। 2014 के उपचुनाव में जेडीयू के मुजाहिद आलम ने एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान को 18,443 वोटों से हरा करके सीट पर कब्जा जमाया। 2015 विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू विजय रहा। इस बार मास्टर मुजाहिद आलम ने 55,929 वोट लेकर के एआईएमआईएम को फिर से मात दी। एआईएमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद इजहार अस्फी ने 79,893 वोट पाकर के जेडीयू के मास्टर मुजाहिद आलम को करारी शिकस्त दी। आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। एआईएमआईएम की ये जीत बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटों के नए ध्रुवीकरण का संकेत थी। अब 2025 में बड़ा सवाल यही है कि क्या एआईएमआईएम अपना किला बचा पाएगी या फिर जेडीयू राजद मिलकर के उसे चुनौती देंगे। मुस्लिम वोटों का झुकाव किस ओर होगा, यही इस बार का सबसे बड़ा रहस्य है। सत्ता की भूख से बने महागठबंधन के पास बिहार के लिए कोई विजन है ही नहीं, यह कहना है चिराग पासवान का। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता की भूख से बने महागठबंधन के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। जहां चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए चट्टान की तरह एकजुट है, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन अभी भी अपने घटकों के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपने घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के घटकों द्वारा उम्मीदवारों की सूची भी औपचारिक रूप से जारी कर दी गई है, जबकि महागठबंधन अभी भी अपने घटकों के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहा है। कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं था और वे सिर्फ सत्ता की चाह में एक मंच पर थे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिहार में विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है और फिर इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों कोचा दमन की राजनीति में उलटफेर हो गया है। कोचा दमन से आरजेडी ने मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट दे दिया है। जी हां, जेडीयू से विद्रोह के बाद अब लालू की साइकिल पर मास्टर मुजाहिद आलम सवार हो गए हैं। जहां सीमांचल की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली कोचा दमन से आज आरजेडी ने बड़ा दाव चला है। पार्टी ने पूर्व विधायक और शिक्षा से जुड़े हुए समाज सेवी मास्टर मुजाहिद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू छोड़कर के हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट मिलने की खबर के बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। दोस्तों अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब दिल्ली के जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी सेंटर किशनगंज से आप पैरामेडिकल से जुड़ी हुई सभी तरीके के कोर्स कर सकते हैं और एक अच्छा रोजगार का जरिया बना सकते हैं। इसके लिए आप एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और आज से ही पैरामेडिकल कोर्स करके एक अच्छा रोजगार का जरिया बनाइए। मास्टर मुजाहिद आलम कोचा दमन से विधायक रह चुके हैं। वह उस दौर में जेडीयू के सबसे शिक्षित और मुखर चेहरों में से एक थे। सीमांचल के विकास, वक्फ संपत्ति
की सुरक्षा और अल्पसंख्यक शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। यही कारण रहा कि 2020 में जब जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया तब तक पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर हो चुकी थी और वे इजहार एसपी से हार गए थे। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा देकर के आरजेडी का दामन थाम लिया। तब उन्होंने कहा था कि वक्फ हमारी आस्था और पहचान का हिस्सा है, इसके खिलाफ मैं किसी भी कीमत पर नहीं झुकूंगा। इस रुख ने उन्हें सीमांचल के मुस्लिम मतदाताओं के बीच निर्भीक नेता की पहचान दिलाई है। वहीं पर राजद ने अब इस पहचान को राजनीतिक पूंजी में बदलने की कोशिश की है। जब पार्टी का मानना है कि मास्टर मुजाहिद आलम के आने से कोचाधामन में जेडीयू का बचा खुचा आधार भी खिसक जाएगा। वहीं पर पार्टी सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव खुद इस नाम पर सहमत हुए, क्योंकि मास्टर मुजाहिद आलम की पकड़ न सिर्फ कोचाधामन बल्कि बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कहा जाए तो पूरे सीमांचल में अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक के बाहर भी, यानी कि सभी वर्गों पर पकड़ माना जाता है, क्योंकि इसकी तारीफ खुद तेजस्वी यादव ने मन से किया था। आपको बता दें कि मास्टर मुजाहिद आलम का राजनीतिक सफर एक शिक्षक से विधायक तक का रहा है। उन्होंने कई बार विधानसभा में सीमांचल की सड़क, शिक्षा और फिर रोजगार की बदहाली को मुद्दा बनाया है, जहां उनके समर्थकों का कहना है कि वे नेता नहीं बल्कि शिक्षक की तरह समाज सुधारक हैं। 2025 के चुनाव में उनके सामने चुनौती सिर्फ इजहार एसपी जैसे पूर्व प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एआईएमआईएम, बीजेपी और लोजपा रामविलास जैसे दलों से भी होगी, जो सीमांचल की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। वहीं पर मौजूदा समीकरण देखें तो मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मास्टर मुजाहिद आलम का शांत और सुझाव वाला स्वभाव तथा सीमांचल के सामाजिक तबकों में उनकी पकड़ उन्हें बढ़त दिला सकती है। वहीं पर आरजेडी के अन्य नेताओं का कहना है कि मास्टर मुजाहिद आलम सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि वे सीमांचल के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोचाधामन में उनकी उम्मीदवारी ने एक बार फिर से मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मास्टर मुजाहिद आलम 2020 की हार का बदला ले पाएंगे या फिर यहां से कुछ और ही समीकरण बनती है। लेकिन इतना तय है कि कोचाधामन की सियासत इस बार फिर से पूरे बिहार की सुर्खियों में रहेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।